हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं लाई हूँ आज आपको के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में एक सवाल ये है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप फॉर एडमिशन प्रोसेस गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हर स्टेप को मैं क्लियरली इलैबोरेट करके आपको समझाऊंगी कि आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैं उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जिनके लिए ये वीडियो पहली है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक प्रीमियर मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बोर्डिंग स्कूल चलाता है जिसमें मिलिट्री एजुकेशन दी जाती है, यानी कि पढ़ाई तो बच्चा करेगा ही करेगा, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ड्रिल्स होंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगा। ऐसे 5 इंस्टीट्यूशन हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जिनकी लोकेशन है बेंगलोर, बेलगांव, चैल, अजमेर एंड धौलपुर। ठीक है, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एनडीए एंड डिफेंस करियर। यहाँ से बच्चा पढ़ के निकलेगा तो एनडीए के लिए प्रिपेयर होगा। एनडीए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है टू एंटर इनटू द डिफेंस सर्विस। अगर आपके बच्चे के ऑफिसर बनना सपना है तो उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम एनडीए का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद वो एनडीए जाता है डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे उसे फिर ऑफिसर ट्रेनिंग मिलती है और फिर उसके बाद वो ऑफिसर बनता है। तो यहाँ क्या होता है आरएमएस में? आरएमएस में होता है यहाँ पे बच्चा अभी आपके छोटा है, ठीक है, चाहे वो क्लास 6 से एंटर कर रहा है, चाहे वो क्लास 9 से एंटर कर रहा है। 12 तक वो बच्चों की तरह पढ़ाई करेगा, एजुकेशन लेगा। 12वीं तक वो स्कूल की पढ़ाई करेगा, ठीक है। 10वीं तक वो पढ़ाई करता है स्कूल की। 11-12 से वो लोग स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एनडीए के एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं। और जब तक वो इस इंस्टीट्यूट में रहता है बच्चे को मिलिट्री लाइफस्टाइल से रूबरू कराया जाता है, वो उसी तरह जीते हैं जैसे एक फ़ौजी जीता है। इससे उनके लिए आसान हो जाती है ज़िंदगी। जब वो डिफेंस में एक्चुअली एंटर करते हैं, आर्म फोर्सेस में एंटर करते हैं, तो उनको कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ नया नहीं लगता, बिकॉज वो क्योंकि वो शुरू से ही ये करते आ रहे हैं। उनको ढाल देते हैं बेसिकली वो उसी लाइफस्टाइल में शुरू से, ठीक है। फोकसेस ऑन डिसिप्लिन, एकेडमिक एंड लीडरशिप। और उनका क्या फोकस होता है? बच्चा डिसिप्लिन रहे, हर चीज़ वहाँ पे रूटीन के साथ होती है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से एक्सरसाइज, टाइम से सोना, हर चीज़ पंक्चुअलिटी पे बेसिस होती है। इतने बजे जो करना है करना ही है। पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करा रहे हैं तो एकेडमिक निगलेक्टेड है, नहीं। वहाँ के बच्चे एकेडमिक्स पढ़ाई में भी उतना ही उम्दा होकर निकलते हैं। उसके साथ साथ वो आने वाले जो लीडर ये बनेंगे ऑफिसर बन के, उस लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी वो निखारते हैं। ना हु कैन अप्लाई, कौन कौन इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्लाई कर सकता है? दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल। पहले सिर्फ और सिर्फ ये बॉयज़ के लिए होता था, पर हाल ही में नए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2022 और 23 से गर्ल्स की एंट्री भी इन मिलिट्री स्कूल्स में हो गई है, ठीक है। जिसमें क्लास 6 में अगर आपका बच्चा जा रहा है तो उसकी उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए जब वो ये स्कूल ज्वाइन करेगा, ठीक है। यानी कि 31 मार्च जो भी उसका ज्वाइनिंग ईयर होगा, जैसे 2026 में वो ज्वाइन करेगा तो 31 मार्च को उसकी एज जो है वो इस ब्रैकेट में फॉल होनी चाहिए। क्लास 6 के लिए 10 to 12 और क्लास 9 के लिए उसका एज ग्रुप होना चाहिए एज 13 से 15 साल के बीच में, ठीक है। मस्ट बी स्टडिंग एंड पास्ट क्लास 5 और 8 अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि अगर क्लास 6 में वो जा रहा है तो या तो वो क्लास 5 में पढ़ रहा हो या क्लास 5 पास कर चुका हो, ये उसका, क्योंकि क्लास 5 का रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। या क्लास 8 में हो, 9th में जाना है तो क्लास 8 में पढ़ रहा हो या 8th पास कर चुका हो, अगर उसका रिपोर्ट कार्ड आपको देना पड़ता है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तब क्वालिफाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या बोलते हैं आप, उसके बाद उसका क्लास 7 का भी दिखा सकते हैं रिपोर्ट कार्ड, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये इंडियन सिटीज़न के लिए है तो सिटीजनशिप आपको दिखानी पड़ेगी कि आप इंडियन बॉर्न हैं। जो यहाँ पे पैदा होते हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, तो ये सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए ये स्कूल अलाउ करता है, ठीक है। 10% सीट रिजर्व होती है गर्ल्स की इन स्कूल्स में, ठीक है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया अब गर्ल्स हुई है उसमें 10% सीट गर्ल्स के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखी है, ठीक है।
ना एडमिशन नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कब आता है? एडमिशन का नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया आरएमएस वेबसाइट ही आपको मिलेगी। आरएमएस की वेबसाइट आप कंटिन्यूसली चेक करते रहें, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या आपको वो वेबसाइट बहुत लेंदी लगती है, नहीं समझ आता है, तो आप हमारी LWS चैनल के जूनियर के प्लेटफॉर्म पे आइए। आपको जब भी ये फॉर्म निकलेगा सबसे पहले यहीं पता चलेगा, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कैसे वो फॉर्म आपको भरना है। तो या तो आप RMS वेबसाइट्स में जाइए, हमारे यहाँ आइए, या इंटरनेट में भी आपको कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। 2024 को अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन निकली थी वो 18 सितंबर को निकली थी, जो 25 अक्टूबर तक हुई थी। तो लगभग मान के चलिए कि सितंबर में ये साल हमें RMS के फॉर्म्स निकल सकते हैं, जो 1 महीने तक लगातार रहता है वो अवेलेबल, ठीक है। फॉर्म भरने का तारीख, उसमें आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म भरते हुए। बर्थ सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, डोमिसाइल, और साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ आपको स्कूल का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका जो फ़ी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड सिमिलर टाइमलाइन फॉर 2025 एडमिशन, तो ये मैंने बात कही रही है कि जैसा 2024 का टाइमलाइन चला है, लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में भी उसी तरह का टाइमलाइन हमको देखने को मिलेगा। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जनरली 2 हफ्ते पहले, जो एग्ज़ाम डेट होती है उससे पहले आती है। तो पिछली बार एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हुआ था, तो उसके 2 हफ्ते पहले यानी कि अर्ली दिसंबर, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड बच्चों के आ चुके थे, ठीक है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर द इंडिया मिलता है, होपफुली, मतलब जनरली जो आप शहर है उसी शहर के आसपास के ही स्कूल्स में एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आपको डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। तो इसीलिए जब आप वो फॉर्म भरेंगे बच्चों, तो एडमिट कार्ड को संभाल के रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखिए, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड के टाइम पे बहुत ज़रूरी काम आएगा, ठीक है। उसके साथ सेव अ प्रिंटेड कॉपी फॉर सेफ्टी, और जो आपका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर लेते हो उसके बाद एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आता है, उस पर दिखाता है कि एक कॉपी आती है कि हाँ आपने फाइल सबमिट कर दी है, आपका फॉर्म चला गया, और ये है डिटेल जो आपने भरी है। तो उसमें जो प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो या ये वो आप मोबाइल में सेव कर लीजिए, फिर प्रिंटर में वहाँ पर जाइए, शॉप पर जाइए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और अगर आपके घर में है तो प्रिंटर कॉपी में कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या ऊपर सेव का ऑप्शन होता है, सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए किसी को भी जो आपके घर में प्रिंट वगैरह निकाल देगा, ठीक है। जो भी आपको लगता है करके आप वो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी प्लीज सेव कर लेना। नेक्स्ट एंट्रेंस, अब ये हो गया, फॉर्म भर दिया, वो हो गया। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 का कैसा होता है। क्लास 6 बच्चा इजी है। क्लास 5 का क्वेश्चन NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और GK आएगा। देखो इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो क्लास 6 में भी होगा, क्लास 9 में भी होगा। क्लास 6 में रीजनिंग होगा और GK होगा। अब GK में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस होगी, स्टैटिक GK होगी, साइंस के क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे, और जनरल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं GK में। तो इसका पूरा मिक्स होता है तुम्हारा GK का पेपर, ठीक है। उसके बाद ये MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें, और ये OMR बेस्ड होता है जिसमें आपको सर्कल करना पड़ता है। इसीलिए जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें, OMR की एक जो प्रैक्टिस OMR होता है वो रखें और सर्कल करने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका टाइम काफ़ी सेफ हो। इसी के साथ साथ पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन ना समझ आए तो आप पेपर की दूसरी तरफ देखकर, या उसके जो नीचे हिंदी में लिखा होता है उसकी तरफ देखकर भी आप हिंदी में उसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। NCERT आपका भगवान है, NCERT को नहीं छोड़ना है। क्लास 6 के लिए क्लास 5 की NCERT के बेसिस पे क्वेश्चंस होगा, और एग्जाम का ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 घंटे का रहता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं क्लास 9 की। जैसे एग्जाम का वो चलता है, I think I've skipped a slide. Okay. Oh, I haven't included class 9. चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। क्लास 9th के उसमें भी क्या होता है, अगर हम 9th की बात करें तो इंग्लिश इसमें भी रहेगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स इसमें रहेगा, ये जनरली आपके सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा साइंस रहता है, हिंदी भी रहता है,
ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ भी आपकी रहती है। तो बेसिकली जैसे आपके स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं वही रहता है। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइडेड होता है एक ही पेपर है, बस सेक्शंस ऐसे डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडी एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 में मैथ्स और साइंस होता है 50-50 मार्क्स के। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लास 9 का वो रहेगा। हिंदी मीडियम नहीं होगा, इंग्लिश ही मीडियम ये रहता है। इसमें आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं आरएमएस के। ठीक है। नाउ पोस्ट एग्जाम प्रोसेस, रिजल्ट और इंटरव्यू। फिर उसका टेस्ट होंगे, दिसंबर में टेस्ट होगा तो जनवरी में आपका लगभग अगले महीने निकल जाता है रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरव्यू उसके अगले महीने फरवरी होगा, और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू में क्लियर होते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है, और फिर पूरा इसका जो मार्क्स है इंटरव्यू और आपके एंट्रेंस टेस्ट का मार्क्स मिलाकर आपका फाइनल स्कोर बनता है। उसके बेसिस में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है। वही आपका फाइनल स्कोर आता है। इंटरव्यू के भी मार्क्स रहते हैं बच्चों। ठीक है। उसमें आपका क्या चेक करेगा इंटरव्यू में, आपकी अवेयरनेस, आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, किसी पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो बी कॉन्फिडेंट, हैव अ गुड कम्युनिकेशन। अच्छा, जब अगर आपने इंटरव्यू भी दे दिया, अब आपको मेडिकल के लिए क्या ध्यान रखते हैं। मेडिकल की इन्फॉर्मेशन जनरली आपको ऑनलाइन मिलेगी नहीं। इसमें मैंने डिटेल से कुछ बताया है कि किस किस मेडिकल प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो लोग किस चीज़ पर ध्यान देते हैं। जनरल हेल्थ की बात करें तो आपका फिजिकल और मेंटली आप फिट होने चाहिए, ज़्यादा कुछ डिफेक्ट आपकी बॉडी में होना नहीं चाहिए, मेंटली भी साउंड होने चाहिए, पगलाइट से हरकतें नहीं करनी है। ठीक है। उनका मतलब है कुछ साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स वगैरह, ऐसा कुछ आपको ब्रेन की प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। फ्री फ्रॉम एनी कंटेजियस डिसीज़ और डिसेबिलिटी, कोई आपको डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई अक्षमता जिससे आप कोई काम ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए फैलने वाली, क्योंकि आप ग्रुप में रहोगे, रेसिडेंशियल स्कूल में इतने फ्रेंड्स होते हैं, उनको ना फैल जाए, तो ऐसी फैलने वाली बीमारी ना हो आपको कोई। ठीक है। कोई खतरनाक बीमारी का कोई हिस्ट्री ना हो, ऐसा ना हो कि आपको भयंकर किसी बीमारी से आप पहले ग्रसित रहे हों, एपिलेप्सी वगैरह ना आती हो, जैसे लोगों को मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, दिमागी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए दिमाग से। हार्ट वगैरह आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ट डिसीज़ ना हो आपको। आईसाइट आपकी वैसे तो 6/6 होती है, पर विदाउट ग्लासेस, पर करेक्टेबल भी ले लेते हैं, पर कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जिनको कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रेड है ये ब्राउन है, उनको लगभग सिमिलर ही लगते हैं सब कलर। और नाइट ब्लाइंडनेस जिनको रात को अंधेरे में कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है, तो वो अगर आपको आईसाइट की प्रॉब्लम है तो आप अलाउड नहीं होंगे किसी भी मिलिट्री स्कूल्स में। हियरिंग आपकी सुनने की नॉर्मल क्षमता होनी चाहिए, दोनों कानों से आप ढंग से सुनते हो, ऐसा नहीं कि एक कान ढंग से फंक्शन करता है पर दूसरे में थोड़ा कम आवाज़ आती है, तो नहीं चलेगा। नो क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन और डिस्चार्ज, कान से कोई किसी तरह का पस ना निकलता हो, कोई क्या बोलते हैं इन्फेक्शन ना हो आपको कान का, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हड्डियों की बात करें तो आपकी रीढ़ की हड्डी या पाँव या जॉइंट्स, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरली नॉक नीज की प्रॉब्लम होती है। नॉक नीज क्या होते हैं, जब आप खड़े होते हैं तो आपके घुटने जुड़ते हैं, तो ये एक तरह का डिफेक्ट माना जाता है मिलिट्री में। फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, फीट आपका ऐसे कर्व होना चाहिए। ठीक है। ये कर्व होता है ना, आपके टोज ऐसे होने चाहिए। किसी किसी के कैसे होते हैं, ये फ्लैट होता है। फ्लैट होने से क्या होता है, ये भागने में ना उनको दिक्कत होती है, तो ये ऐसे कर्व होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्कोलियोसिस, ये एक तरह की बीमारी होती है, वो आपको नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एज, तो एक गूगल कर लीजिए, उसमें चार्ट मिलता है कि बच्चे की इतनी उम्र में इतना हाइट और इतना वेट इतने से इतने बीच के होना चाहिए। अगर वेट उतने के बीच में नहीं है, आपके पास टाइम है, आप एक्सरसाइज करिए और वेट को उस ब्रैकेट में लाइए। और जब आप वेट मेंटेन करेंगे, हाइट में भी थोड़ा बहुत अगर कमी बेशी है तो पूरी हो जाती है, ज़्यादा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, गम्स वगैरह सब ठीक हो, टीथ ठीक हो, ऐसे ना हो टीथ वीक है या मसूड़ों से खून निकल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कोई दांतों का इश्यू ना हो जिससे आपको बोलने या खाने में दिक्कत हो। ठीक है। वो आने वाले टाइम में फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फौजियों को तो कैसे कैसे मुश्किल टेरेन में रहना पड़ता है। ठीक है। तो आपको फिजिकली फिट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। ना मस्ट बी हाइट और वेट नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वही मैंने बताया था, ये वो चार्ट देख लेना उस हिसाब से।
क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन है, ये बीमारियां हैं, अगर आपको बच्चे को है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे मिलिट्री स्कूल के मेडिकल्स में या किसी भी मिलिट्री के मेडिकल्स में आप पास नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अस्थमा है या कोई आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, छेद है या कोई नर्व आर्टरीज या उसमें वेन्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन की कोई बीमारी है फैलने की, दांत खाज वो वाला विटिलिगो टाइप में, ठीक है, हर्निया वगैरह की इश्यूज़ है, न्यूरेसिस है, न्यूरेसी बेड वेटिंग जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर उनको पता नहीं चलता उनका टॉयलेट कब निकल जाता है, होता है बच्चों को ये दिक्कत, या फिजिकली डिसेबिलिटी है, कोई अपंगता है आपको, तब भी आप नहीं जा सकते मिलिट्री स्कूल में। तो ये मैंने डिटेल बताया है आपको मेडिकल्स किस किस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट और एडमिशन में क्या होता है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट रिटर्न, इंटरव्यू और मेडिकल के स्कोर को मिलाकर बनेगा आपका। उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया था इस साल के मार्च, मतलब दिसंबर में पेपर हुआ था तो मार्च तक मेरिट लिस्ट आ गई थी। फिर लेटर आरएमएस वालों ने वो कर दिया था, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है, यूनिफॉर्म मिल जाते हैं और ज्वाइनिंग के इंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं। जनरली जो फीस होती है उसी में यूनिफॉर्म, हॉस्टल फ़ी, मेस वगैरह, खाना पीना सब उसी में इंक्लूडेड होता है और कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में अगर मैं कंपेयर करूं 2024 और 25 का टाइमलाइन, तो एप्लीकेशन सितंबर से अक्टूबर, तो ऐसा ही रहने वाला है। एग्जाम मिड दिसंबर के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट जनवरी 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू फिर वेब 2026 में होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट मार्च 2026 में आएगी। और एक फाइनल टिप मैं दूं तो प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेबस अर्ली। अभी नहीं निकला है, अगर जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है, फॉर्म अभी नहीं निकला है, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा के रेडी रखिए ताकि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आए आप फटाफट भर लें और नोटिफिकेशन निकलने का वेट ना करें, पढ़ाई अभी से शुरू कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे उतना आपको कम प्रेशर फील होगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल. Yeah, this is all for today's video where I guided you a step-by-step process for Rashtriya Military School admission. Thank you so much. Take care of yourself.